हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। इन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं। टू कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स पढ़े थे, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। देन हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर किया था। एंड उसके बाद हमने वूल पढ़ा था, वूल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वूल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एंड कैसे वूल शेयर किया जाता है फ्रॉम दी शीप्स बॉडी, ये हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे सिल्क। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्क सिल्क इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द टेक्सटाइल फाइबर। जो सिल्क है वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्सटाइल फाइबर्स है, इसीलिए सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहा जाता है। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, फाइब्रोइन बीइंग प्रिंसिपल प्रोटीन कंपोनेंट। जो सिल्क है वो एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जिसका फाइबर है फाइब्रोइन बीइंग प्रिंसिपल प्रोटीन कंपोनेंट होता है। फाइब्रोइन एक प्रिंसिपल प्रोटीन कंपोनेंट है सिल्क में। एंड सिल्क विल एक्सक्लूडेड इन द कॉन्टिन्यूस फिलामेंट फ्रॉम द एब्डोमिन ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर। जो सिल्क है उसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द वेरियस इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स से। सिल्क इज द ओनली नेचुरल फिलामेंट्स दैट कॉमनली रीचेज एट द लेंथ ऑफ मोर देन 1000 मीटर। सिल्क जो है एक लौता नेचुरल फिलामेंट है जो रीच करता है कॉमनली टू द लेंथ ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स की। The best known type of silk used in the commercial textile is produced from the cocoons made by the larvae of Bombyx mori moth। देखिए, जो बेस्ट नोन सिल्क जो यूज किया जाता है कमर्शियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द कोकून मेड बाय द लार्वे ऑफ बॉम्बेक्स मोरी मॉथ से। The breeding and the management of cocoons of silkworm for their filaments to produce silk is known as sericulture। देखिए, जो ब्रीड किया जाता है और मैनेज किया जाता है कोकून ऑफ द सिल्क वर्म को फॉर देयर फिलामेंट, यानी कि फॉर देयर फिलामेंट टू प्रोड्यूस सिल्क। जो फिलामेंट है जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। जब लार्ज स्केल पर सिल्क वर्म को रियर किया जाता है फॉर द सिल्क तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर फर्स्ट डेवलप्ड इन द एशियन चाइना एज अर्ली as 600 BC in the region of Chinese Emperor Zilin Shi। देखिए, जो सिल्क फाइबर है वो पहली बार डेवलप्ड हुआ था एशियन चाइना में और कौन से एम्परर ने किया था? ज़ीलिंग शी ने। सिल्कन गारमेंट्स रीचड इंडिया इन 300 AD। जो सिल्क के गारमेंट्स थे वो इंडिया पहुंचे 300 AD में। एंड सिल्क रेपिडली बिकम द पॉपुलर लग्जरी फैब्रिक्स many years accessible to Chinese merchant because of its texture and luster। जो सिल्क है बहुत ही जल्दी पॉपुलर लग्जरियस फैब्रिक, मतलब कि बहुत ही महंगा फैब्रिक जो बिल्कुल ही रिच पीपल लोग पहनते थे, वो बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुआ और ज़्यादातर एक्सेसिबल होता था चाइनीज मर्चेंट के लिए क्योंकि उसके टेक्सचर की वजह से और लस्टर की वजह से। क्योंकि सिल्क की बहुत डिमांड थी इसलिए जो सिल्क जो था वो एक वन ऑफ द स्टेपल इन द इंटरनेशनल ट्रेड प्रायर बन गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने लग गया इंटरनेशनल ट्रेड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर। सिल्क ट्रेड later become so expensive that major sets of trade routes between Europe and Asia was known as Silk Route। जो सिल्क है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, इसीलिए जो मेजर सेट्स ऑफ ट्रेड्स रूट है जहाँ से जो रूट है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप और एशिया के बीच में, तो उसको सिल्क रूट कहने लग गए। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोकून ऑफ सिल्क वर्म फॉर देयर फिलामेंट टू प्रोड्यूस सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। देखिए, जो ब्रीडिंग और मैनेजमेंट किया जाता है कोकून्स का ऑफ द सिल्क वर्म फॉर देयर फिलामेंट्स, जो फिलामेंट्स के लिए टू प्रोड्यूस सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, यानी कि लार्ज स्केल में जब सिल्क वर्म को रियर किया जाता है फॉर दिस सिल्क तो उसे सेरिकल्चर बोलते हैं। द स्पीशीज यूजुअली कल्टिवेटेड एंड रेज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन इन
बॉम्बैक्स मोरी मैथ। देखिए जो स्पीशीज है वो यूजुअली कल्टीवेट की जाती है और रेस्ड की जाती है बहुत ही अंडर कंट्रोल कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट में और न्यूट्रिशन में, और एग्जाम्पल है उसका बॉम्बैक्स मोरी मॉथ का। इट लार्वे फीड ऑन दी मलबरी लीव्स। जो बॉम्बैक्स मोरी मॉथ के जो लार्वे होते हैं वो फीड करते हैं मलबरी लीफ में, यानी कि शहतूत के पत्तियों पर। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। द लाइफ स्पैन ऑफ सिल्क वर्म इज ओनली अबाउट 2 मंथ। जो लाइफ स्पैन है सिल्क वर्म की वो सिर्फ कितने महीने की होती है? सिर्फ 2 महीनों की होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हैज 4 स्टेजेस। जो लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म की उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज सिल्क वर्म, थर्ड इज प्यूपा और कोकून एंड फोर्थ इज मॉथ। देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ से एक फीमेल मॉथ ने एग दिया, एग ले किए, एग ले हुए और एग ले होने के बाद हैच किए। हैच करने के बाद जो न्यूली एंट न्यूली हैच है और वो 4 टाइम्स यानी 4 बार अपनी स्किन को शेड करते हैं और फिर वो बनते हैं एक मेच्योर सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म जो होते हैं मेच्योर सिल्क वॉर्म वो अपने अराउंड फाइबर्स की, प्रोटीन फाइबर्स की लेयर बना लेते हैं कि ये एक सिल्क वॉर्म है, ये एक सिल्क वॉर्म है और उसके सिल्क वॉर्म के अराउंड एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। कैसे बन जाती है? एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है और ये जो प्रोटीन है ये एटमॉस्फेयर में आके ये हार्डन हो जाता है और इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं कोकून। अब जो कोकून है वो रेस्ट करता है 15 दिन के लिए और उसके बाद जो कोकून में प्यूपा है, कोकून के अंदर ही प्यूपा ग्रो करता है और फिर वो एक मैच्योर सिल्क मॉथ बन के निकलता है उसमें से और फिर वो वापस साइकिल रिपीट होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होती है। एग आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज फॉर अबाउट 6 वीक आफ्टर दे लेड। देखिए जो एग होते हैं, जो सिल्क मॉथ ने एग ले किए होते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है 6 हफ्तों के लिए। एंड जो एग है उनको बात करवाया जाता है वार्म वाटर में और एयर ड्राई किया जाता है। एंड दे आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे हैच एंड बिकम वर्म्स। अब इनको इंक्यूबेट करके रखा जाता है जब तक कि वो हैच कर जाए और वर्म बन जाए। हैचिंग टेक अबाउट 30 डेज। जो हैचिंग है उसको अबाउट 30 दिन लगते हैं। द टाइनी वर्म वाइट इन कलर एंड अबाउट 5 to 6 millimeter दैट इज 1/4 इंच लॉन्ग हैच आउट ऑफ एन एग। देखिए एक टाइनी वर्म जो व्हाइट कलर का होता है और अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर्स का साइज का होता है, यानी कि बिल्कुल 1/4 इंच का लॉन्ग होता है और वो निकलता है एग में से। दिस डेलिकेट वर्म नीड अ लॉट ऑफ केयर एंड अ साइलेंट एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट इज मस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। ये जो डेलिकेट वर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और साफ सुथरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। देखिए अब दीज वर्म्स आर प्लेस्ड ऑन बैम्बू ट्रेस। अब इन वर्म्स को बैम्बू ट्रेस पे रखा जाता है और कवर किया जाता है स्ट्रॉ मैट से और लेयर किया जाता है फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स से। यानी कि पहले क्या रखेंगे? पहले मलबरी लीव्स रखी जाएंगी और फिर उनके ऊपर सिल्क वर्म रखे जाएंगे और स्ट्रॉ मैट्स रख जाएंगे, उनको कवर कर दिया जाएगा। अब द ग्रीडी वर्म्स is said to devour about 30 times its initial weight in the 6-week feeding period। अब देखिए जो ये वर्म है ये अबाउट 30,000 से टाइम्स अपना इनिशियल वेट गेन कर लेते हैं और 6 वीक के फीडिंग पीरियड में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिल्कवर्म शेड्स इट्स स्किन माउथ फॉर दी 4 टाइम्स। अब इस पीरियड में जो सिल्कवर्म होते हैं वो अपनी 4 बार स्किन शेड करते हैं। When the worm ceases to eat, attaches itself to a piece of straw or climbs the branches of tree or shrubs placed in the rearing house and begins to spin its cocoon। देखिए अब जो वर्म है जब वो सीज ईट करता है और अपने आप को अटैच रखता है पीस ऑफ स्ट्रॉ से, या तो क्लाइम करके रखता है ब्रांचेस ऑफ लीफ या श्रब्स में जिस रेयरिंग हाउस में उसे रखा होता है, और वो बिगन करता है टू स्पिन इट्स कुकून, और वो अपना कुकून बनाना स्टार्ट करता है। यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन फाइबर अपने अराउंड रैप करना स्टार्ट करता है। दिस स्पिनिंग ऑफ कुकून इन वन कॉन्टिन्यूस थ्रेड टेक्स अबाउट 8 डेज। अब ये स्पिनिंग ऑफ कुकून जो है एक कंटिन्यूस थ्रेड अपने अराउंड, ये तकरीबन 8 दिन लगते हैं उसको करने में। एंड द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज ईच
cocoon is quite small and about 5500 silkworm are required to produce 1 kg of raw silk। जो ये यूजेबल जो सिल्क है वो एक कोकून से बहुत कम अमाउंट में निकलता है। इसका मतलब कि 5500 सिल्क वॉर्म चाहिए 1 किलो रॉ सिल्क के लिए। दैट इज 2500 से 30,000 कोकून जरूरत होगी एक यार्ड ऑफ सिल्क क्लॉथ के लिए, कि 25 से 30,000 तक के कोकून की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक यार्ड ऑफ सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसीलिए सिल्क को बहुत ही क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है सिल्क। गम लाइक फाइन फिलामेंट्स एक्सक्यूट्स फ्रॉम द टू ओपनिंग अंडर द वर्म्स माउथ। एक गम लाइक फाइन फिलामेंट्स होता है जो बाहर निकलता है टू ओपनिंग्स अंडर द वर्म माउथ से, एंड दीज फिलामेंट्स गेट हार्डन ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर। अब जो ये फिलामेंट है वो हार्ड हो जाते हैं जब ये एक्सपोज हवा में आते हैं। द सेरिसिन is a gum-like liquid exude from the aperture in the worm mouth and causes the fiber to adhere to one another। जो सेरिसिन है वो एक गम लाइक लिक्विड है जो निकलता है वर्म के माउथ से और कॉज करता है फाइबर्स को एक दूसरे से अटैच रहने के लिए। द कोकून रेज्ड बाय द फार्मर्स आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री also called as filiature, where the skin are unwounded from the cocoons and the strands are collected inside the skinnies. The silkworm cover itself these filaments, and once the cocoon is completed, it sleeps for 15 to 20 days। अब देखिए ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और जब एक कोकून कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके अंदर जो प्यूपा होता है वो अबाउट 15 से 20 दिन तक उसी के अंदर स्लीप करता है। द कोकून आर कलेक्टेड एंड गेट सिल्क थ्रेड। जो कोकून है उनको कलेक्ट किया जाता है और वहीं से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। द फोरमोस्ट स्टेप इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून। देखिए जब कोकून से हमें जो सिल्क निकालना है उससे पहले ये करना होगा कि हमें जो कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उसको किल करना पड़ेगा। दस द कोकून आर फर्स्ट बॉइल्ड इन द हॉट वाटर और ट्रीटेड इन द ओवन और फ्यूमिगेटेड टू किल द लार्वा इनसाइड। अब क्या होता है कि कोकून को पहले बॉईल किया जाता है हॉट वाटर में, या तो उसे अवंस में डाला जाता है या तो उसे फ्यूमिगेट किया जाता है ताकि जो अंदर का लार्वा है वो मर जाए। इफ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड आर अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रेक द कोकून एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द ओनली नेचुरली अक्रिंग फिलामेंट फाइबर। देखिए अगर जो हम लार्वा है उसको नहीं मरने देंगे और उसको अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए कोकून के अंदर ही, तो कुछ दिनों बाद वो ग्रो करेंगे और वो कोकून को ब्रेक कर देंगे। और जब वो कोकून को ब्रेक करेंगे जिसकी वजह से जो लेंथ है नेचुरल अकरिंग फिलामेंट फाइबर की वो कम हो जाएगी। द सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून बाय रीलिंग एंड फिलिएचर। देखिए जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द कोकून बाय रीलिंग मेथड से। द फिलिएचर ऑपरेशन कंसिस्ट 4 स्टेजेस। देखिए जो कोकून रेस किए होते हैं फार्मर्स ने, अब वो उनको डिलीवर कर देते हैं फैक्ट्रीज में और उस टाइप के कोकून को फिलिएचर भी कह सकते हैं। एंड फैक्ट्री में जो ये सिल्क है ये अनवाउंड किया जाता है कोकून से और जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं इनसाइड स्केनीज में। द फिलिएचर ऑपरेशन उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज सॉर्टिंग कोकून्स। इन फर्स्ट स्टेज the cocoons are sorted according to their color, size, shape and texture as these affect the final quality of the silk। जो कोकून है उनको अलग किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड इवन टेक्सचर के बेसिस पे भी, जो अफेक्ट करते हैं फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क पे। जो कोकून में रेंज फ्रॉम वाइट टू येलोइश टू ग्रेइश। जो कोकून है वो रेंज कर सकता है सफेद से, येलो से और ग्रेइश कलर से भी। एंड second stage is softening the sericin. The silk filament is a double strand of fibroin which is held together by a gummy substance called sericin or a silk gum। देखिए जो silk filament है वो डबल strands होते हैं फाइब्रोइन के and which और जो held together होते हैं एक गमी सब्सटेंस से जिसको कहते हैं sericin या silk gum। आफ्टर सॉर्टिंग जब ये सॉर्ट कर दिए जाते हैं जो कोकून है उनको रखा जाता है सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्शन में, मतलब गर्म और ठंडे इमर्शन में, ताकि गर्म फिर ठंडा ऐसे उनको टेम्परेचर शॉक दिया जाता है ताकि जो सेरिसिन है वो सॉफ्ट हो जाए
और जो अलाउ करेगा अनवाइंड करने के लिए फिलामेंट को और उसे कंटिन्यूस थ्रेड में रखे रहेगा। थर्ड स्टेज इज रीलिंग द फिलामेंट। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकून एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर टू मेक अ थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। देखिए वो प्रोसेस जिसमें जो सिल्क फिलामेंट है उनको अनवाइंड किया जाता है, किससे, कोकून से, और कंबाइन किया जाता है एक साथ ताकि वो एक रॉ थ्रेड बना सके, रॉ सिल्क थ्रेड बना सके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। फॉर कमर्शियल पर्पस 3 to 10 fine filaments are reeled together at the time to produce desired diameter of raw silk or reeled silk। देखिए फॉर द कमर्शियल पर्पसेस जो 3 से 10 जो फाइन फिलामेंट्स है उनको रील्ड किया जाता है साथ में, और ताकि कि वो प्रोड्यूस कर सके डिजायर्ड डायमीटर ऑफ रॉ सिल्क या रील्ड सिल्क। अब जो फाइनल यूजेबल लेंथ होती है रील्ड फिलामेंट की वो अबाउट 300 to 600 मीटर होनी चाहिए। द लास्ट स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज इज बेलिंग। द रील फिलामेंट इज मेड इनटू स्किनीज एंड विच आर पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल्स बुक्स वेइंग 2 to 4.5 kg ईच। अब जो रील्ड फिलामेंट है या रील्ड सिल्क है उसको बनाया जाता है स्केनीज में और वो पैक होते हैं एक स्मॉल बंडल और बुक्स में, और जो वे होते हैं तकरीबन 2 से 4.5 किलोग्राम्स ईच तक। अब जो ये बुक्स है अब इनको वापस से पुट किया जाता है ताकि ये बेल्स में बन सके, यानी कि कॉम्पैक्ट टाइटली कॉम्पैक्ट बंडल में जा सके, और हर एक का बेल्स का वेट होना चाहिए अबाउट 60 kg तक का। एंड दिस इज फॉर्म इन विच द रॉ सिल्क इज सेंट और शिफ्ट टू दी सिल्क मिल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यही वो जो फॉर्म है यानी कि बेल्स की फॉर्म में जो रॉ सिल्क है वो भेजा जाता है या शिप किया जाता है सिल्क मिल्स में ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, ताकि वहां से सिल्क का यूज किया जा सके, टेक्सटाइल से मतलब कपड़े बनाए जा सके और वेरियस यूज किया जा सके सिल्क का। देखिए अब हम समराइज करते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन क्या था। फर्स्ट स्टेज क्या थी कि जो हेल्दी मॉथ है वो क्या करती है, ले करती है एग। अब जो लार्वे हैं उनको फीड कराया जाता है सिलेक्टेड मलबरी लीव्स के ऊपर 6 हफ्तों के लिए। अब आफ्टर फीडिंग द सिल्क वर्म स्पिन्स कोकून फॉर अबाउट 8 days एंड देन स्लीप इनसाइड अबाउट 15 to 20 days। देखिए अब फीडिंग करने के बाद जो सिल्क वर्म है वो अपने अराउंड एक कोकून स्पिन कर लेता है, कितने दिन में, 8 दिन में, और उसके बाद जो अंदर जो प्यूपा है या लार्वे है वो स्लीप करता रहता है फॉर अबाउट 15 to 20 days। अब देखिए हमें अब क्या चाहिए, हमें सिल्क फाइबर ही चाहिए ना जो हमें कोकून से मिलेगा। तो क्या करेंगे कि जो कोकून है जो उसके अंदर जो इंसेक्ट है अब उसको किल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि जो कोकून है उसको डिप किया जाता है हॉट बॉइलिंग वाटर में, जिसकी वजह से जो अंदर का जो इंसेक्ट होता है या लार्वे होता है वो मर जाता है। देन उसके बाद जो सिल्क है वो अनवाउंड करना पड़ता है हमें कोकून से, और स्ट्रैंड्स कलेक्ट किए जाते हैं स्किनीज। अब जो स्किनीज से स्ट्रैंड कलेक्ट हो गए तो उसके बाद रील किए जाते हैं, और 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स जो रील किए जाते हैं एक साथ, ताकि वो एक डिजायर्ड डायमीटर ऑफ रॉ सिल्क बना सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।